नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। प्रीवियस लेक्चर में हमने कश्मीर के इतिहास पर चर्चा की थी। आज हम इंडिया में जो राजपूत काल है यानी राजपूत पीरियड है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो राजपूत डायनेस्टी, राजपूत राजवंश कहाँ से प्रारंभ होते हैं और कहाँ पे जाके इनका जो है अंत होता है, ये सारी चीज़ें हम इन राजवंशों के बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे। अब हम बात करें राजपूत राजवंश की। देखो, होता क्या है कि राजपूत टाइम पीरियड जो माना जाता है यानी इनका राइजन ऑफ राजपूत माना जाता है, तो ये प्रारंभ होता है हर्षवर्धन के बाद से। ठीक है, तो ये नॉर्दर्न इंडिया में जो है इनका रूलिंग रही। नॉर्दर्न इंडिया यानी उत्तरी भारत में, ठीक है, उत्तरी भारत में हर्षवर्धन के टाइम पीरियड से लेके यानी हर्षवर्धन के काल से लेके और चौहान डायनेस्टी, जो पृथ्वीराज चौहान है अंतिम डायनेस्टी, वहां तक का जो काल है यानी 12वीं शताब्दी तक का काल राजपूत काल माना जाता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 7th सेंचुरी से स्टार्ट होता है और ये जाता है 12th सेंचुरी तक। ठीक है, ठीक है, या यूं कहें कि हर्षवर्धन से स्टार्ट होता है और ये जाता है आपका पृथ्वीराज चौहान के एंड तक। पृथ्वीराज चौहान यहां तक। ठीक है, तो ये जो है हिस्ट्री में क्या है, ये राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? राजपूत काल। तो राजपूत काल में हम जो है इनके जो डायनेस्टीज हैं, जो राजपूत डायनेस्टीज हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अब इनमें सबसे पहले आती है आपकी गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। तो फर्स्ट आती है आपकी गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। या गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश। तो ये जो वंश प्रारंभ होता है, ये जो प्रारंभ है वंश, ये आपका जो कनौज ट्रायंगल स्ट्रगल है उससे थोड़ा पहले होता है, क्योंकि ये शासक जो है गुर्जर प्रतिहार, ये कनौज ट्रायंगल में हिस्सा लेते हैं। अगर इनकी इस वंश की बात करें तो इसके जो फाउंडर हैं वो हरिश्चंद्र माने जाते हैं। फाउंडर हरिश्चंद्र को इनका फाउंडर माना जाता है। अगर बात करें, इन्होंने जो है जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी है स्वयं को क्लेम करती है, इनका सेल्फ क्लेमिनेशन है कि ये भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के वंशज माने जाते हैं। तो मैं लिख देता हूं, क्या क्लेम करते हैं? लक्ष्मण के वंशज। तो ये अपने आप को लक्ष्मण के वंशज क्लेम करते हैं। ठीक है, लेकिन रियल फाउंडर जो है गुर्जर प्रतिहार के, रियल फाउंडर की अगर हम बात करें तो वो रियल फाउंडर आपके नागभट्ट फर्स्ट माने जाते हैं। रियल फाउंडर कौन है? रियल फाउंडर है नागभट्ट फर्स्ट। नागभट्ट फर्स्ट या नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम। ठीक है, तो अब हम नागभट्ट प्रथम के बारे में ही पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर हम गुर्जर प्रतिहार वंश के एम्पायर की बात करें यानी साम्राज्य की बात करें, जो साम्राज्य जो विस्तार है इनका वो गंगा यमुना के दोआब से स्टार्ट होता है। ठीक है, गंगा यमुना दोआब, देखो गंगा यमुना दोआब का मीनिंग ये है कि गंगा और यमुना के बीच का जो मैदानी इलाका है वो दोआब कहलाता है। दोआब मतलब दो नदियों के बीच का स्थान दोआब कहलाता है। तो गंगा यमुना दोआब से लेकर ये जाता था वेस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान, फिर हरियाणा, देन पंजाब। तो यहां तक इनका जो है साम्राज्य विस्तार था यानी स्टेट का एक्सपेंशन, ये था गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का।
इसमें अब हम बात करें, हम स्टार्ट करते हैं नागभट्ट फर्स्ट से। ठीक है, तो इनके सबसे पहले शासक हैं नागभट्ट फर्स्ट। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के जो शासक हैं वो नागभट्ट फर्स्ट हैं, रियल फाउंडर माने जाते हैं और शक्तिशाली शासकों में से एक है नागभट्ट फर्स्ट। तो फर्स्ट है, पहले पे है नागभट्ट प्रथम। ठीक है, अगर इनके टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड इनका 730 एडी से 756 एडी तक जाता है। 730 ईस्वी से 756 ईस्वी तक का रूलिंग जो पीरियड है वो नागभट्ट फर्स्ट का जाता है। ठीक है, नागभट्ट फर्स्ट जो है ना बहुत ही पावरफुल किंग थे, कई बार इन्होंने अरबों को डिफीट किया। ठीक है, तो जो मैनी टाइम्स डिफीट टू अरब्स। ठीक है, अब हम अगर बात करें अरब्स को, जो ग्वालियर इंस्क्रिप्शन ऑफ मेहरकुल्स हैं यानी ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख है, तो उसमें जो ये अरब्स हैं इनको मलेच्छ कहा गया है। तो क्या कहा गया है? मलेच्छ। ठीक है, पूछा जा सकता है कहां कहा गया है, तो ग्वालियर इंस्क्रिप्शन ऑफ मेहरकुल, ग्वालियर इंस्क्रिप्शन ऑफ मेहरकुल, इसको हिंदी में ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख कहते हैं या ग्वालियर प्रशस्ति कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ग्वालियर प्रशस्ति। जब नागभट्ट अरब्स को डिफीट करते थे, कई बार डिफीट किया गया, तो इनको एक उपाधि दे दी गई जिसमें कहा गया कि जो है नागभट्ट म्लेच्छों के नाशक हैं, तो इनको म्लेच्छों का नाशक भी बताया गया है। आगे चलते हैं, आगे आते हैं आपके वत्सराज। ठीक है, सॉरी यहीं पे लिख लेते हैं वत्सराज। सेकंड है आपके वत्सराज। वत्सराज वास्तविक संस्थापकों में से एक माने जाते हैं और बहुत ही शक्तिशाली शासक हैं ये। तो इनका जो टाइम पीरियड लिख लेते हैं पहले। टाइम पीरियड है इनका 775 एडी से 800 एडी, यानी 775 ईस्वी से 800 ईस्वी तक इनको माना जाता है। और ये रियल फाउंडर माने जाते हैं, रियल फाउंडर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी, प्रतिहार डायनेस्टी। ठीक है, यानी गुर्जर प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक जो माने जाते हैं वो वत्सराज माने जाते हैं। ठीक है, अब क्या है कि जब वत्सराज रूलिंग में आते हैं तो यहीं पे हो जाता है आपका प्रारंभ द कन्नौज ट्रायंगल वॉर, यानी कन्नौज त्रिकोणीय संघर्ष। तो ये भी उसका पार्ट बनते हैं। तो ये क्या रहते हैं? पार्ट ऑफ कन्नौज ट्रायंगल वॉर। ठीक है, जब ये कन्नौज ट्रायंगल वॉर का पार्ट रहते हैं तो इनका जो युद्ध होता है वो पाल डायनेस्टी के जो रूलर हैं धर्मपाल, उनके साथ होता है। उसमें वत्सराज विजयी हो जाते हैं, तो ये डिफीट कर देते हैं धर्मपाल को। ठीक है, तो आपके जो धर्मपाल हैं, धर्मपाल क्या हो जाते हैं? डिफीट हो जाते हैं इनसे। धर्मपाल, पाल डायनेस्टी डिफीटेड बाय वत्सराज, राइट। तो वत्सराज से आपके धर्मपाल डिफीट हो जाते हैं कन्नौज ट्रायंगल वॉर में। ठीक है, तो यहां आगे चलकर इनका जो पुत्र है वत्सराज का, नागभट्ट सेकंड। अब आएगा आपका नागभट्ट सेकंड। ठीक है, तो नागभट्ट सेकंड क्या करता है?
नागभट्ट सेकंड, नागभट्ट द्वितीय, ये पुत्र होता है इसका वत्सराज का, सन ऑफ वत्सराज। अब ये शासक बनता है और ये क्या करता है, ये कन्नौज को कब्जे में कर लेता है, टेक ओवर द कन्नौज, एंड कन्नौज को ही अपनी ये क्या है कैपिटल बनाता है। तो कैपिटल अब क्या होगी, कन्नौज। ठीक है, कन्नौज को ये कैपिटल बनाता है। कौन बनाता है, नागभट्ट सेकंड। तो नागभट्ट सेकंड कन्नौज को अपनी बना लेता है। अगर इसके शासनकाल की बात करें तो इसका जो शासनकाल है वो 800 AD से स्टार्ट होता है, और 880 AD यानी 880 से 883 तक रहते हैं। 3 वर्ष के लिए ये रहता है आपका। ठीक है, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो शासक होता है वो होता है मिहिर भोज। सम्राट मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी के सबसे प्रतापी शासकों में से एक माने जाते हैं। ठीक है, और अब हम लेते हैं मिहिर भोज। अब आते हैं मिहिर भोज। मिहिर भोज, इनको इतिहास में सम्राट मिहिर भोज के नाम से जाना जाता है। इनका जो शासनकाल है वो 836 BC से AD से प्रारंभ होता है और 856 तक ये शासन करते हैं, यानी 836 से 885। ठीक है, एक बहुत लंबे समय तक ये शासन करते हैं सम्राट मिहिर भोज। अगर हम बात करें सम्राट मिहिर भोज के बारे में, ये जो है ना 2 डायनेस्टीज से लड़ते हैं। एक तो लड़ते हैं आपके ये पालो से यानी पाला डायनेस्टीज से, और दूसरा लड़ते हैं राष्ट्रकूट डायनेस्टी से। ठीक है, दोनों से ये पराजित हो जाते हैं। तो जो डिफीट होते हैं मिहिर भोज, तो डिफीटेड बाय फर्स्ट ये होते हैं पाल डायनेस्टी के जो शासक होते हैं देवपाल। ठीक है, तो पाल रूलर देवपाल, और सेकंड ये होते हैं राष्ट्रकूट रूलर ध्रुव से। ठीक है, तो ये डिफीट हो जाते हैं, हार जाते हैं सम्राट मिहिर भोज। ठीक है, सम्राट मिहिर भोज कट्टर वैष्णव होते हैं, यानी वैष्णविज्म को फॉलो करने वाले होते हैं। ठीक है, तो फॉलोवर ऑफ वैष्णविज्म, फॉलोवर ऑफ वैष्णविज्म। ठीक है, चूंकि ये वैष्णव धर्म को फॉलो करते हैं, जिसको हम भागवत धर्म भी बोलते हैं, मैंने पहले पढ़ाया है आपको रिलीजियस मूवमेंट इन इंडिया में। अब ये ना 2 उपाधि धारण कर लेते हैं। पहली उपाधि ये करते हैं आदिवराह। पहली उपाधि कौन सी धारण करते हैं, आदिवराह, और दूसरी करते हैं प्रभास। ये दोनों ही पर्यायवाची होते हैं भगवान विष्णु के। ठीक है, प्रभास। ठीक है, तो आदिवराह और प्रभास जैसी उपाधियां ये धारण कर लेते हैं। अब इसके बाद आते हैं महेंद्रपाल फर्स्ट। अब हम गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी हमारा चला हुआ है और उसमें आते हैं महेंद्रपाल फर्स्ट। ठीक है, तो हम चलते हैं महेंद्रपाल फर्स्ट पे। महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम के बारे में पढ़ते हैं। इनका जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है 885 से 910 AD। ठीक है, इनका टाइम पीरियड माना जाता है। महेंद्रपाल जो फर्स्ट हैं वो आपके सम्राट मिहिर भोज के पुत्र हैं और उत्तराधिकारी भी हैं।
लिख देते हैं। सक्सेसर एंड सन ऑफ मिहिर भोज, मिहिर भोज, सक्सेसर एंड सन ऑफ मिहिर भोज, राइट। एक राष्ट्रकूट शासक होते हैं इंद्र तृतीय यानी इंद्रा थर्ड, उनसे वो इनसे हार जाते हैं, ठीक है, डिफीट कर देते हैं। तो इंद्रा थर्ड कौन से शासक हैं? राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट डिफीटेड बाय महेंद्रपाल फर्स्ट, महेंद्रपाल फर्स्ट, यानी इंद्र तृतीय महेंद्रपाल फर्स्ट से पराजित हो जाते हैं। अब इसके बाद आते हैं आपके महिपाल फर्स्ट, ठीक है, कौन आते हैं? महिपाल फर्स्ट। महिपाल फर्स्ट, महिपाल फर्स्ट का जो टाइम है वो 912 से 944 एडी है, 912 टू 944 एडी, ये इनका टाइम पीरियड माना जाता है महिपाल फर्स्ट का, ठीक है। महिपाल फर्स्ट के शासन काल में जो अरब ट्रैवलर्स था, अरब यात्री था अल मसूदी, वो यहां पे आया, ठीक है। तो अरब ट्रैवलर अल मसूदी, ठीक है, ये टाइम है लगभग 915-916 के करीब, ये क्या है? भारत आया और इसने बोरा शब्द प्रयुक्त किया था, ठीक है, महिपाल फर्स्ट के लिए, महिपाल फर्स्ट के लिए बोरा शब्द प्रयुक्त किया था। उसके बाद आता है, उसके बाद जो लगातार क्रम बनता है शासकों का, यहां से जो शासक बनते हैं वो आते हैं आपके महेंद्रपाल सेकंड, महेंद्रपाल सेकंड, ठीक है। इसके बाद आते हैं महेंद्रपाल सेकंड, और महेंद्रपाल सेकंड के जो बाद आते हैं वो आते हैं आपके देवपाल, देवपाल, देवपाल के बाद आते हैं आपके विनायकपाल, विनायकपाल, देन महेंद्रपाल सेकंड, महेंद्रपाल सेकंड, और महेंद्रपाल सेकंड के बाद आते हैं आपके विजयपाल, ठीक है। और सबसे लास्ट में होते हैं आपके, लास्ट में होते हैं राज्यपाल। राज्यपाल क्या है कि अंतिम शासक हैं गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के। राज्यपाल जो अंतिम शासक हैं इनको महमूद गजनवी द्वारा पराजित कर दिया जाता है और उस यहीं से जो है गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का एंड हो जाता है, बिल्कुल। तो कौन डिफीट करते हैं इनको? महमूद गजनवी, महमूद गजनवी, ठीक है। तो महमूद गजनवी द्वारा हरा दिए जाते हैं आपके राज्यपाल और यहीं से गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी समाप्त हो जाती है। और ये जो घटना होती है वो 1018 एडी में होती है, यानी आपकी 1018 एडी में होती है। यहां लिख देता हूं 1018 एडी में, ठीक है। तो ये गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में मैंने पढ़ाया। अब हम आगे चलते हैं। आगे जो आपकी डायनेस्टी आएगी वो आएंगे कन्नौज के गढ़वाल, ठीक है, द गढ़वाल डायनेस्टी ऑफ कन्नौज। कन्नौज जो डायनेस्टी है इसी में ही जो है हिस्ट्री के फेमस जो शासक जयचंद हैं, ठीक है, राजा जयचंद जिनको कहते हैं, वो इसी वंश में आएंगे आपके। अब हम पढ़ते हैं गढ़वाल डायनेस्टी यानी गढ़वाल वंश के बारे में, ठीक है। इनका जो कैपिटल थी वो पहले से ही कन्नौज रही है, कन्नौज,
ठीक है। तो गढ़वाल डायनेस्टी कन्नौज की डायनेस्टी मानी जाती है। इसके जो फाउंडर माने जाते हैं वो चंद्रदेव माने जाते हैं। फाउंडर चंद्रदेव माने जाते हैं। चंद्रदेवा को जो है महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त थी। ठीक है, महाराजाधिराज की उपाधि से ये पता लगता है ये किसी के भी सामंत नहीं रहे होंगे। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जो तोमर्स ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली के जो तोमर थे उनको डिफीट किया और उनको अपने अधीन किया। ठीक है, तो तोमर्स ऑफ दिल्ली डिफीटेड बाय चंद्रदेव, यानी चंद्रदेव ने क्या किया कि दिल्ली के जो तोमर थे इनको हराया और दिल्ली को कन्नौज के अधीन कर दिया, यानी दिल्ली को अपना सामंत बना लिया इन्होंने, फ्यूडल स्टेट बना के रखा। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके इनके सेकंड शासक जो आते हैं वो आते हैं गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र की अगर हम बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड है वो 1114 ईस्वी से स्टार्ट होता है और 1155 ईस्वी तक जाता है। ठीक है, गोविंद चंद्र का शासनकाल 1114 से प्रारंभ होता है और 1155 ईस्वी तक जाता है। ये जो है ना गढ़वाल डायनेस्टी के सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। ठीक है, द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ गढ़वाल डायनेस्टी। ठीक है, क्यों माने जाते हैं? क्योंकि इन्होंने कन्नौज का एक्सपेंशन इतना किया, यानी कन्नौज स्टेट को इतना बढ़ाया कि इनका जो शासन है वो वेस्टर्न बिहार से स्टार्ट होता था। वेस्टर्न बिहार यानी आज का अपना पटना वगैरह, वेस्टर्न बिहार से प्रारंभ होकर, ठीक है, और वो वेस्टर्न यूपी तक था। वेस्टर्न यूपी मेरठ मुजफ्फरनगर तक वेस्टर्न यूपी तक था। तो एक बहुत बड़े लैंड एरिया को इन्होंने कवर किया हुआ था, इसलिए इनको द मोस्ट पावरफुल किंग या पावरफुल रूलर ऑफ गढ़वाल डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके जयचंद्र। उसके बाद आते हैं आपके गढ़वाल डायनेस्टी में जयचंद्र। इनका हमें काफी देर से इंतजार था, क्योंकि कहावत है कि कौन जयचंद है कौन नहीं है। ठीक है, तो जयचंद के बारे में हम जानेंगे। देखो, इसका जो रियल नेम था वो जयचंद्रा था, वो जयचंद हम शॉर्ट में बोल देते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं जयचंद्र। ठीक है, जिन्हें हम जयचंद के नाम से जानते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में इनको राजा जयचंद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनका जो टाइम है वो 1170 से स्टार्ट होता है और 1194 तक जाता है, क्योंकि 94 में ये मारे जाते हैं, 94 एडी। ठीक है, ऑल्सो नोन एज राजा जयचंद। ठीक है, यानी इतिहास में इनको राजा जयचंद भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ऑल्सो नोन एज राजा जयचंद। ठीक है, होता क्या है, कहानी ये है कि राजा जयचंद की एक पुत्री होती है संयोगिता, और संयोगिता जो है अपनी स्वेच्छा से पृथ्वीराज चौहान से शादी कर लेती है। इससे राजा जयचंद जो है बड़े ही गुस्से में आ जाते हैं और वो जो आपके मोहम्मद गौरी होते हैं, मोहम्मद गौरी की सहायता करते हैं ट्राइन के सेकंड वार में। ठीक है, सेकंड बैटल ऑफ ट्राइन में वो सहायता करते हैं अपने सैन्य बल के साथ में। इसलिए इतिहास में इनको
राजा जयचंद को जो है बड़ी कुंठा से देखा जाता है। उसके बाद होता क्या है कि राजा जयचंद और मोहम्मद गोरी का फिर जो है ना युद्ध होता है, जिसको हिस्ट्री में चंदावर का युद्ध कहते हैं, यानी चंदावर वार कहा जाता है। वहां पे ये मारे जाते हैं और इनका अंत हो जाता है। तो वो जो डेट है आपकी वो है 1194। चंदावर वॉर 1194, ठीक है। ये युद्ध होता है जयचंद और आपका मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी के बीच में, ठीक है। इसमें जयचंद जो है मारे जाते हैं और यहीं से जयचंद का अंत हो जाता है। अब बात करें हम जयचंद के शासनकाल की, तो इनके शासन में एक जो है फेमस पोएट श्रीहर्ष, जो संस्कृत के विद्वान थे, ठीक है, फेमस पोएट श्रीहर्ष, द पोएट ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज यानी संस्कृत भाषा के विद्वान श्रीहर्ष, वो जयचंद के ही राज दरबार में काम करते थे। आगे चलकर जो है कालांतर में इल्तुतमिश द्वारा जो सुल्तान ऑफ दिल्ली होते हैं उनके द्वारा कन्नौज पर जो को एक्वायर कर लिया जाता है और यहीं से गढ़वाल वंश का समाप्ति हो जाती है। तो इल्तुतमिश क्या कर लेता है, सुल्तान ऑफ दिल्ली, ठीक, कन्नौज को टेक ओवर कर लेता है, टेक ओवर द कन्नौज, और यहीं से आपका जो गढ़वाल डायनेस्टी है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे गढ़वंश लिख दिया, एक्चुअली ये गढ़वाल वंश है, ठीक है, ये लिख देता हूं गढ़वाल वंश, राइट। तो ये गढ़वाल वंश की समाप्ति हो जाती है। आगे अब आपका जो वंश चलेगा वो चलेगा शाकंभरी के चौहान, ठीक है, चौहान्स ऑफ शाकंभरी। अब हम पढ़ते हैं चौहान्स ऑफ शाकंभरी यानी शाकंभरी के चौहान। चौहान्स ऑफ शाकंभरी, शाकंभरी के चौहान, यानी हम चौहान डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। अब यहां पे चौहान डायनेस्टी यानी चौहान वंश, ठीक है। अगर चौहान वंश की हम बात करें तो इनके जो फाउंडर हैं वो वासुदेव थे, ठीक है, फाउंडर है वासुदेव। तो वासुदेव ने क्या किया था कि सांभर और आपका अजमेर के नजदीक आसपास, ठीक है, एक वंश की स्थापना की जिसका नाम है चौहान डायनेस्टी या चौहान वंश, ठीक है। एक्चुअली इससे पहले जो ये चौहान थे ये प्रतिहारों के सामंत थे, यानी प्रतिहारों के यहाँ जो है सामंती करते थे ये लोग, और उसके बाद इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और एक वंश की नींव डाली जिसका नाम था चौहान डायनेस्टी। तो इसमें हम लिख लेंगे चौहान वाज द फ्यूडल स्टेट ऑफ प्रतिहारा, यानी प्रतिहारों के सामंत माने जाते थे ये लोग, राइट। अब हम बात करते हैं इनके जो है मेजर रूलर्स कौन कौन से रहे हैं। तो सबसे पहले जो शासक हैं वो हैं अजयराज, अजयराज, अजयराज जो है
इनका जो शासन काल है वो 1153 से 1163 AD तक चलता है। 1153 टू 1163 AD। देखो हिस्ट्री में इनको विशलदेव के नाम से ज्यादा जाना जाता है। ठीक है, हिस्ट्री में ज्यादा जो वर्ड यूज हुआ है अजयराज इनका वास्तविक नाम है और इनको विशलदेव कहा जाता है। ऑल्सो नोन एज विशलदेव, ऑल्सो नोन एज विशलदेव। ठीक है, देखो विशलदेव जो थे आपके, इनकी सबसे बड़ी विजय ये थी जो तोमर्स ऑफ दिल्ली थे, यानी दिल्ली के जो तोमर वंश था उसको इन्होंने पराजित किया और अपनी जो है अपने अधीन कर लिया। ठीक है, तो इन्होंने किसको डिफीट किया? डिफीट टू द तोमर्स ऑफ दिल्ली, तोमर्स ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली के तोमर वंश को इन्होंने पराजित किया और अपने अधीन कर लिया। ठीक है, अपना सामंत बनाया इन्होंने। इसके साथ साथ विशलदेव जो है बेस्ट पोएट और बेस्ट राइटर भी थे। ठीक है, तो बेस्ट पोएट और बेस्ट राइटर थे। इन्होंने एक ड्रामा लिखा था। ठीक है, ड्रामा जिसका नाम था हरिकेल। ठीक है, तो कौन सा ड्रामा लिखा था और ड्रामा का नाम था हरिकेल। हिंदी में भी लिख देता हूं, हरिकेल एक ड्रामा लिखा था। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सम्राट विशलदेव ने कौन सा ड्रामा लिखा, तो आपको आंसर देना है हरिकेल। ठीक है, उसके बाद चलते हैं इनके यहां, आपने एक ग्रंथ के नाम सुना होगा जिसका नाम है कथा सरित सागर, और उसके रचयिता जो थे, उसके राइटर सोमदेव थे। वो सोमदेव जो है वो इन्हीं के यहां पे संरक्षण प्राप्त थे। तो मैं लिख देता हूं सोमदेव, राइटर ऑफ कथा सरित सागर, कथा सरित सागर। हिंदी में भी लिख देता हूं कथा सरित सागर। ठीक है, क्या है कि ये जो सोमदेव है कथा सरित सागर के, इन्होंने विशलदेव के सम्मान में एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था ललित विग्रहराज। ठीक है, विशलदेव के सम्मान में सोमदेव ने एक और पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था ललित विग्रहराज। ये पूछा जाता है एग्जाम में। ललित विग्रहराज के लेखक हैं वो सोमदेव हैं, कथा सरित सागर के लेखक वो भी आपके सोमदेव माने जाते हैं। अब हम पहुंचते हैं, नेक्स्ट आते हैं आपके पृथ्वीराज। नेक्स्ट आते हैं आपके पृथ्वीराज। पृथ्वीराज थर्ड। ठीक है, ये जो पृथ्वीराज थर्ड है, इनका जो शासनकाल है वो 1178 से प्रारंभ होता है और 1192 तक जाता है। इनको हिस्ट्री में पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, जो ये पृथ्वीराज चौहान हैं, इनको राय पिथौरा भी कहा जाता है। ये भी लिख देता हूं, राय पिथौरा। ठीक है, इनको राय पिथौरा भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इन्होंने अपना जो एम्पायर है वो दिल्ली से लेकर अजमेर तक जो है स्थापित किया था। प्रारंभ में इन्होंने अपनी राजधानी जो है अजमेर को ही रखा, लेकिन धीरे धीरे अपनी राजधानी इन्होंने दिल्ली शिफ्ट की। तो इनके एम्पायर की अगर बात करें तो दिल्ली टू अजमेर इनका एम्पायर था। स्टार्टिंग में राजधानी आपकी अजमेर ही थी, लेकिन आगे चलकर इन्होंने कैपिटल दिल्ली को बनाया।
ठीक है, दिल्ली को कैपिटल बनाया। आगे हम चलते हैं। जो पृथ्वीराज थर्ड यानी पृथ्वीराज चौहान हैं, इनको, क्योंकि इनके बाद जो है यहाँ पे मुस्लिम शासकों का शासन हो गया था, तो लास्ट हिंदू किंग भी कहा जाता है। तो इनको द लास्ट हिंदू किंग भी कहा जाता है। लास्ट हिंदू किंग या हिंदू सम्राट, लास्ट हिंदू किंग ऑफ दिल्ली ऐसे कहेंगे, यानी दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था, तो वो इनको माना जाता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इनके वार स्ट्रगल की। वार स्ट्रगल क्या क्या रहे इनके, उसमें थोड़ा जो है प्रयास करते हैं जानने का। वार स्ट्रगल, ठीक है, यानी युद्ध संघर्ष क्या क्या रहे हैं इनके, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। अगर हम युद्ध संघर्षों की बात करें, 1186 एडी में इनका जो युद्ध हुआ था वो चालुक्य रूलर भीम सेकंड के साथ हुआ। ठीक है, क्यों हुआ था? देखो, भीम सेकंड जो है, जो प्रिंसेस ऑफ परमार थी, यानी परमार राजकुमारी थी, उससे शादी करना चाहते थे। राय पिथौरा भी उससे शादी करना चाहते थे। इसी बात को लेकर दोनों में युद्ध हुआ, जिसमें भीम द्वितीय की पराजय हो गई। तो जो विवाद था वो प्रिंसेस ऑफ परमार, इनकी शादी को लेकर था, मैरिज को। ठीक है, शादी के प्रश्न पे इनका विवाह हुआ, तो युद्ध हुआ। फिर इनका दूसरा, आगे हम जो वार होता है इनका, वो 1191 एडी में होता है, 1191 एडी। ठीक है, हिस्ट्री में ये जो है फर्स्ट बैटल ऑफ ट्राइन के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट बैटल ऑफ ट्राइन, ठीक है, यानी ट्राइन का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध जो है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। ठीक है, तो किसके हुआ था? बिटवीन चौहान एंड गोरी। ठीक है, और इस युद्ध में जो है आपका पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। ठीक है, तो इस युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। इसके बाद मोहम्मद गोरी जो है दोबारा सरहिंद की सीमा से दूर चले गए और वहां पे जाके उन्होंने दोबारा फिर जो है वॉर की प्रिपरेशन की, और फिर दोबारा जो है वॉर हुआ 1192 एडी में। ठीक है, तो फिर होता है 1192 एडी में दूसरा युद्ध, 1192 एडी। ठीक है, ये युद्ध होता है, इसको बोलते हैं सेकेंड बैटल ऑफ ट्राइन। ठीक है, ये युद्ध भी जो है आपका पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच होता है। और इसमें अब की बार क्या होता है कि जो डिफीट होते हैं वो पृथ्वीराज चौहान डिफीट हो जाते हैं। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और मोहम्मद गोरी की विजय हो जाती है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के एक जो है प्राइम मिनिस्टर थे, मंत्री थे सॉरी, जिनका नाम था चंद्रबरदाई। उन्होंने इसी टाइम पे ग्रंथ की जो है रचना की थी, जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। अगर हम पृथ्वीराज रासो की बात करें, अकॉर्डिंग टू द पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो ये लिखा किसने है, ये मैं बता दूं, ये लिखा है चंद्रबरदाई ने, जिनको हम चांदबरदाई भी कहते हैं। लिख देता हूं, चंद्रबरदाई। ठीक है,
तो इसमें ये बताया गया है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लगभग 17 बार जो है वॉर हुई, और जिसमें से 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने डिफीट किया मोहम्मद गौरी को। ऐसा पृथ्वीराज रासो टेक्स्ट हमको बताता है, और अंतिम बार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। तो इसमें जो है ना 17 टाइम वॉर का जिक्र माना जाता है। तो ये यहाँ पे हार जाते हैं और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डलती है। होता क्या है कि बाद में जो इनका एक गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो चौहान एम्पायर को यानी अजमेर को अपने अधीन कर लेता है। तो यहीं से क्या है, दिल्ली सल्तनत प्रारंभ हो जाती है, और इससे आगे हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।